गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्या देखेंगे? दर्पण हम लोग देख रहे थे, प्रतियोगिता दर्पण। कौन से महीने की? जून की। जून 25। इसका नेशनल हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। वन बाय वन हम लोग अंत तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका पहली खबर क्या है, न्यूज़ है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग को लेकर के। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो शुरू करते हैं इनके बारे में। तो महोदय का नाम क्या है, राष्ट्रपति महोदय का? दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं इन पर महाभियोग चलाया गया है, उनका नाम है यून सुक देओल। सनी देओल जैसे नाम नहीं है, वैसे ही लास्ट में येओल है, तो देओल करके याद कर सकते हैं, तो हो सकता है याद रहे आपको। यून सुक येओल ये राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। इन्हीं के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। कारण क्या था? तो शुरुआत करते हैं इनकी नियुक्ति से। तो 2022 में बने थे ये प्रेसिडेंट। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के, ठीक है। पिछले साल क्या किया इन्होंने? दिसंबर 2024 में इन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या कर दिया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो इसके बाद वहाँ की जो संसद है ने महाभियोग लगाकर इनकी शक्तियाँ छीन ली। महाभियोग प्रस्ताव पारित करके इनकी जो शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की, वो सारी छीन ली गई। जब शक्तियाँ छीन ली गई तो उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको बनाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से बनाया गया। तो अपनी व्यवस्था जो भारत में है वो उससे मत जोड़िए इसको, ठीक है। तो वहाँ जो प्रधानमंत्री थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जिनका नाम था हान डक सू। नाम आपको हो सकता है ना याद रहे, तो कोई ज़रूरत भी खास नहीं है, ठीक है। इनको राष्ट्रपति बनाया गया। और इस बीच में इन्होंने जो मार्शल लॉ लागू किया था, इसको लेकर संवैधानिक अदालत का गठन किया गया। संवैधानिक न्यायालय वहाँ पर जो थी उसमें सुनवाई चल रही थी। संवैधानिक न्यायालय, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जैसे भारत में होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 5 जजों की होती है, वैसे वहाँ पर 8 सदस्यीय कोर्ट का गठन किया गया था, जिसमें 8 जज थे, ठीक है। उसने सुनवाई की और सुनवाई के बाद पाया कि इन्होंने जो मार्शल लॉ लागू किया था वो बिल्कुल ही गलत था, वो देश के हित में नहीं था। तो देश के हित में नहीं था तो ये भाई साहब दोषी पाए गए, मिस्टर योल साहब, और इन्हें पद से हटा दिया गया पूरी तरह से, ठीक। इनका जो मार्शल लॉ का जो आदेश था वो क्या था? असंवैधानिक घोषित किया गया और ये हो गए पद से मुक्त, ठीक। पद मुक्त हो गए पूरी तरह से। और जब पद मुक्त हो गया तो उसके बाद घोषणा की गई, क्योंकि 2 माह बाद चुनाव करवाना होता है इनके यहाँ। तो जिस तारीख को निर्णय आया उसके 2 माह बाद का डेट है जून की। तो जून में
होने हैं चुनाव उनके यहाँ। ये इनका पूरा प्रकरण था। जून में अब चुनाव होगा राष्ट्रपति का, नया राष्ट्रपति चुन के आ जाएंगे। ठीक, ये इनका पूरा प्रकरण साउथ कोरिया का। एज अ साउथ कोरिया, जैसे आपको देश के बारे में लोकेशन क्या होगी, जापान के जस्ट नियर बाई है ये आपका साउथ कोरिया, और ये आपका नॉर्थ कोरिया, यहीं पर ये आपका जापान होता है। ये पैसिफिक ओशन में स्थित देश है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, सेकेंड न्यूज़, म्यांमार में भूकंप। म्यांमार में भूकंप। ठीक है, म्यांमार में भूकंप आया, अच्छी बात तो नहीं है फिलहाल। तो म्यांमार में भूकंप आया, उसकी तीव्रता क्या थी, तीव्रता थी 7.7। कौन से स्केल पर, रिक्टर स्केल पर। इसका मतलब क्या हुआ, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिक्टर पैमाने का। रिक्टर स्केल की खोज कब हुई थी, 1935 में। रिक्टर स्केल की खोज कब हुई थी, 1935 में। किसने की थी, उसका नाम ही रिक्टर था। क्या नाम था, रिक्टर, मार्क रिक्टर या चार्ल्स रिक्टर। मार्क नहीं था, चार्ल्स था, चार्ल्स रिक्टर। इसी ने पैमाना बनाया था 1935 में। और ये लॉग स्केल है, लॉग स्केल आप लोग समझ रहे हैं ना, लॉगरिदम स्केल है। इसमें क्या होता है, एक लॉग स्केल से पहले पढ़ लेते हैं। इसमें इसका जो स्केल है 1 से 10 तक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। मान लीजिए 1 से 2 गए, मतलब एक जगह पर भूकंप आया जिसकी तीव्रता थी 1। अब एक जगह पर आया 2 भूकंप की जो तीव्रता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, 1 का अंतर आया। तो 1 के अंतर से तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है भूकंप की, तो भूकंप की तीव्रता 1 यूनिट के अंतर से 10 गुना हो बढ़ जाती। कितनी, 10 गुना। मतलब 1 से 2 पर गए तो यहाँ 10 गुना हो गई। 2 से 3 पर जाओगे तो 2 का 10 गुना हो जाएगा। 3 से 4 पर जाओगे तो 3 का 10 गुना हो जाएगा। हर अंक बढ़ते साथ इसकी गुना 10 हो जाता है। प्लस ऊर्जा जो मुक्त होती है, ऊर्जा जो मुक्त होती है वो हर पॉइंट पर 32 गुना हो जाती है। कितने गुना, 32 गुना। याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो रिक्टर स्केल है मेजर क्या करता है, एनर्जी कितनी मुक्त हुई, मुक्त हुई ऊर्जा का मापन करता है। ठीक है, भूकंप के बारे में और क्या समझ में आना चाहिए, भूकंप की उत्पत्ति किस बिंदु से होती है, जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं फोकस। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई तो ये बिंदु कहलाता है फोकस। इस बिंदु के ऊपर ठीक 90 डिग्री यहाँ पर सबसे पहले भूकंप आता है, इसे बोलते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। पूछा जाता है सो याद रखेंगे। तो म्यांमार में भूकंप आया, भूकंप के बाद जानते हैं क्या होता है, भारी तबाही हुई। जब भारी तबाही होती है इसका मतलब क्या है, जान माल की हानि होती है। जान में
जो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, इनकी डेथ हो जाती है या विकलांग हो जाते हैं, माल में जो साज सामान है, घर है, बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, इन सब की खराब हो जाती है स्थिति, तो क्या नुकसान होता है। जब किसी देश का अचानक से नुकसान होता है इस तरह से, तो इसके लिए विदेशों से सहायता भेजी जाती है। क्या भेजते हैं? विदेशों से सहायता आती है, मतलब दूसरे देश सहायता करते हैं, और ऐसी सहायता को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता। तो इसी क्रम में भारत ने भी सहायता का हाथ बढ़ाया, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो भारत ने भी म्यांमार को सहायता भेजी जहाज से। ठीक है, सहायता ऐसे समय क्या चाहिए होती? देखिए, लोग घायल होते हैं तो चिकित्सीय सहायता, मेडिकल हेल्प। मेडिकल हेल्प में क्या, आप दवाई भेज सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर, नर्सेज, ठीक है। इसके अलावा जो बेघर हो गए हैं उनके लिए खाने का सामान, ये रहेंगे कहाँ, उसके लिए एक टेंट भेज दिया जाए, ठीक है, कैंपिंग वाला। तो इस तरह से सामान हर देश भेजता है, भारत ने भी भेजा, हमारा पड़ोसी है सो हमने भेजा। जब हमने भेजा मानवीय सहायता म्यांमार को, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। पूरी स्टोरी भी ज़रूरी है याद करना, कहीं लिखना है, प्लस ऑपरेशन ब्रह्मा भी याद रखना ही है, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या याद रखना है म्यांमार के साथ? म्यांमार के बारे में कुछ बातें याद रखिए, जैसे यहाँ लोकतंत्र नहीं है इस समय। लोकतंत्र मतलब वहाँ सैन्य शासन इस समय चल रहा है, सेना का शासन है। वहाँ लोकतंत्र की नेता थी आंग सान सू की, जिन्हें बंदी बना के रखा हुआ है। मिलिट्री रूल है वहाँ पर। दूसरा, इसकी राजधानी है नाय पीता, अलग अलग है, इसको ऐसे याद कर लेंगे, नाय पीता या नपीता ऐसे करके आता है, ठीक है, NAYPITA समथिंग है, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी हो गई नपीता या न्यायपीता। यहाँ से हमारा एक और इशू चलता है, दो इशू हैं यहाँ से। यहाँ पर एक समुदाय रहता है, मुस्लिम समुदाय, जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और भारत भी इससे चिंतित ही रहता है। उसका नाम है रोहिंग्या। तो मुस्लिम समुदाय जो है उसका नाम है रोहिंग्या। तो रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या भारत के साथ रहती है। ये लोग क्या करते हैं, म्यांमार से भागकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में, क्योंकि म्यांमार की सीमा भारत से लगती है। ये भारत हो गया, तो ये वाला पोर्शन इधर म्यांमार का है, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से भारत में घुस जाते हैं, तो रोहिंग्या की समस्या बनी रहती है भारत के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहता है, एक हमने प्रोजेक्ट इनके साथ चला रखा, कलादान प्रोजेक्ट, आपको याद होगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे। कलादान प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका, हमने म्यांमार के बारे में पर्याप्त जानकारी चर्चा कर ली। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये 6वां सम्मेलन है, फिलहाल 6वां लिखिएगा, ठीक है, जो हुआ है बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, आपको पता होगा। तो पहले हम बिम्स्टेक की चर्चा कर लेते हैं, फिर वहाँ पर जो हुआ उसकी चर्चा करते हैं, ठीक। तो
बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव हो गया यहाँ तक। फॉर, एम फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी सेक्टोरल एंड मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड मल्टी सेक्टोरल, एम फॉर मल्टी, एस फॉर सेक्टोरल, टी फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। थोड़ा सा लंबा है बट आप लोग याद रखेंगे। सी फॉर तो कोऑपरेशन हो गया, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टी फॉर टेक्निकल, एस फॉर सेक्टोरल, एम फॉर मल्टी, आई फॉर इनिशिएटिव, बी फॉर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1997 में। कहाँ? यही बैंकॉक में ही हुई थी, बैंकॉक। कितने देश थे उस समय? उस समय थे इसमें 4 देश। उसका नाम क्या था? इस समय संगठन का नाम था बिस्ट। 4 देश बनाए थे, उसका नाम था BIST संगठन का नाम। बी फॉर, आई फॉर, एस फॉर और टी फॉर। तो बी स्टैंड्स फॉर बैंकॉक, आई फॉर इंडिया, सॉरी ये आपका आई फॉर इंडिया और एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड है। ये बी फॉर बैंकॉक नहीं होगा क्योंकि थाईलैंड पहले से है, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 4 देशों ने मिलकर 1997 में संगठन बनाया था। ठीक है, बाद में दिसंबर में 2 देश और जुड़े इसमें। दिसंबर 1997 में 2 नहीं, एक जुड़ा, इसका नाम था म्यांमार। और जब म्यांमार में जुड़ गया तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 4 से हो गए 5 और नाम हो गया इसका BIMST। BIMST। ठीक, इसके बाद इसका जो वर्तमान नाम है वो आया है वर्ष 2004 में। 2004 में पहली बैठक हुई बिम्स्टेक की। नया वाला जो नाम है जो हमने फुल फॉर्म ऊपर देखा, इसी में इसका नया रूप अपनाया गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसकी जो 2004 में बैठक हुई थी वो हुई कहाँ थी? बैंकॉक में ही हुई थी, बैंकॉक। तो ये इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गया। अभी इसके जो सदस्य हैं बिम्स्टेक के, उनके नाम याद रखेंगे। कितने सदस्य बिम्स्टेक में? 7। तो पहले तो बिम्स्ट से याद कर लेते हैं, BIMST। 5 तो इसी से याद हो जाएंगे। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार,
S फॉर श्रीलंका और T फॉर थाईलैंड। दो देश और हैं जो हमारे पड़ोसी हैं इसके सदस्य, उसका नाम है, एक तो नेपाल हो गया और दूसरा भूटान। ठीक, तो ये 7 इसके मौजूदा सदस्य हैं। इसकी जो बैठकें हुई हैं अब तक, कहाँ कहाँ हुई हैं? 2004 की बैठक तो हमने देखा बैंकॉक में हुई थी, जो पहली बैठक थी। हम भारत में भी एक बैठक हुई है दिल्ली में। इसके अलावा म्यांमार में हुई 2014 में, नायपीता राजधानी जो उसकी है वहाँ पर। काठमांडू में 2018 में हुई। काठमांडू। और 2000 अभी जो 25 में हुई है वो हुई है, 25 से पहले हम 22 कर लेते हैं, ये हुई है कोलंबो में। तो सारी बैठकें हो गई। हो सकता है इसमें से कुछ पूछी जाएँ, तो रिसेंट वाली याद रखेंगे, सारी तो ज़रूरत वैसे लग नहीं रहा है कि होनी चाहिए। तो अभी 25 में जो हुई है वो बैंकॉक में हुई है। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, इस पर चर्चा करते हैं 25 वाली की। 25 की जो बैठक हुई है इसमें इसकी जो थीम थी, थीम का मतलब विषय। कोई भी जब मीटिंग होती है तो उसकी थीम रखी जाती है कि किस विषय पर वहाँ चर्चा की जाएगी। तो जो थीम रखा गया था, बिम्स्टेक, प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। प्रॉस्परस, रेजिलिएंट, ओपन। हिंदी में हो जाएगा प्रॉस्परस का समृद्ध, लचीला और खुला। समृद्ध, लचीला व खुला। आगे बिम्स्टेक आप लोग लिख ही लेंगे। तो ये थीम थी, याद रखेंगे, समृद्ध, लचीला और खुला। और इसके बारे में क्या है, यहाँ पर जो बैठक हुई थी इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अटेंड करने के लिए बैंकॉक में। यहाँ पर भारत ने कुछ घोषणाएं भी की। वो क्या थी? तो भारत की घोषणाएं, भारत की तरफ से घोषणाएं की गई। तो मोदी जी ने कुछ घोषणाएं की। एक कार्यक्रम चलाने की बात की, उसका नाम है बोधि कार्यक्रम। BODHI। नाम आजकल जानते ही हैं, मोदी जी के नाम विशेष रहते हैं। तो ये बोधि कार्यक्रम है, BODHI। फुल फॉर्म क्या है बोधि का? B फॉर बिम्स्टेक, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया बोधि का फुल फॉर्म। इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें है क्या? इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति।
प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति क्या होता है? पैसा किसको दिया जाएगा? जो छात्र हैं या शोधकर्ता हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको पेशेवर बोलते हैं, उनको दिया जाएगा ये छात्रवृत्ति। एक घोषणा ये हो गई। दूसरी घोषणा कौन सी की भारत ने? दूसरी घोषणा भारत ने की कि बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित करेंगे। बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्थापना की घोषणा की है भारत ने। भारत की तरफ से है, ना कि बिम्स्टेक की तरफ से। थर्ड, भारत ने कहा है कि प्रतिवर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन भारत करेगा। प्रतिवर्ष करेगा। चौथा, बिम्स्टेक खेलों का आयोजन, ये बी है, BIMSTE, बिम्स्टेक खेलों का आयोजन भारत करेगा। कब? 2027 में। ठीक है, ये घोषणा है कि इनका उद्देश्य क्या है। जैसे खेलों का आयोजन होगा तो आपस में कोऑपरेशन बढ़ता है। बिजनेस समिट तो अपने देश में जो सुधार हुए हैं उनके बारे में हम इसी समिट में बताएंगे, तो विदेशों के लोग भारत में निवेश करेंगे। भारत का फ़ायदा यहाँ पर ये है, इसलिए हम यहाँ आयोजित करेंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा हमें, क्योंकि भारत में अवसर क्या हैं? बहुत अधिक हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये व्यापार से जुड़ा हुआ है, व्यापार बढ़ाना। लोग जब व्यापारिक समूह आपस में जुड़ेंगे तो भारत में क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो कुल मिला के मुद्दा है विकास का ही, कि बिम्स्टेक के सदस्य देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से या बिजनेस समिट के माध्यम से, और उनको भारत में अवसरों के बारे में जानकारी देकर भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। प्लस बिम्स्टेक में परस्पर सहयोग तो है ही केंद्र में। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक के बारे में जानकारी हो गई पर्याप्त रूप से। यहाँ एक चीज़ जो लास्ट में छूट रही है वो ये कि बिम्स्टेक जो समूह है, BIMSTEC, इस समूह में जितने लोग रहते हैं वो विश्व के 22% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 17% तो हमारे यहाँ ही रहते हैं, बाकी लोग 5% में हैं। ये तो केवल भारत का ही है ना, इतने लोग हैं। तो विश्व की 22% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है बिम्स्टेक। प्लस यहाँ की जो इकोनॉमी है टोटल 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है यहाँ की। तो सातों देशों की अर्थव्यवस्था को मिलाकर कुल इतना रुपया बनता है एक साल का। ये तो होता है इकोनॉमी। और लास्ट में इसके बारे में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। तो कौन है? बिम्स्टेक। कारण क्या है इसके पीछे का? देखिए, दो संगठन थे अभी तक। एक आपने पढ़ा होगा सार्क, एक अभी पढ़ रहे होंगे जो न्यूज़ में रहता है आसियान। इन दोनों, ये जो संगठन है दक्षिण एशिया का संगठन था, दक्षिण एशिया के देश थे। ये जो संगठन था इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे। देश थे क्या? हैं। कितने देश हैं इसमें? 10। इसमें म्यांमार भी शामिल है, यहाँ पर याद रखेंगे, और थाईलैंड भी है यहाँ।
दक्षिण एशिया जो सार्क है इसमें कौन से देश थे? हम थे, हम मतलब भारत, ठीक। भूटान था, नेपाल था, अपना बांग्लादेश था, अपना नीचे श्रीलंका था, और पाकिस्तान भी था ही। भारत ने क्या किया भाई? पाकिस्तान ने उत्पात ज़्यादा मचा रखा था आतंक के मामले में, भारत ने सार्क को बहिष्कार कर दिया और सार्क हो गया डेड। अब इसकी मीटिंग कहाँ होती है? तो पाकिस्तान की वजह से सार्क हो गया डेड। साउथ ईस्ट एशिया वाला चल रहा है। इन देशों को आपस में जोड़ने वाला कोई संगठन नहीं है, तो वो है बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक में ये 2 सदस्य शामिल हैं उधर से, और इधर के देखिए सारे हैं, भारत भी है वहाँ, भूटान भी है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो इन सब ने मिलकर क्या बना दिया? बिम्स्टेक। तो जब से सार्क इनएक्टिव हुआ है तब से बिम्स्टेक एक्टिव हो गया है। तो क्वेश्चन इसीलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि दोनों तरफ के देश इसमें शामिल हैं। पूछने का जो रीजन है कोर वो यही है, ठीक। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि फला संगठन क्षेत्रीय संगठन है। फला संगठन मतलब कोई भी संगठन XYZ क्षेत्रीय संगठन है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगाएं क्षेत्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय है? सीधा सा मसला है इसमें। एक क्षेत्र के जो देश हैं अगर जुड़े हुए हैं तो क्षेत्रीय है। हर महाद्वीप से एक एक है, जैसे कि महाद्वीप आप लोग जानते होंगे 7 हैं। अगर हर महाद्वीप से एक का देश मिल गया तो क्षेत्रीय नहीं, वो ग्लोबल हो जाता है। क्षेत्रीय का मतलब जैसे ये सार्क है, सार्क में कौन से जो देश हैं दक्षिण एशिया के थे, आसियान में दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं, क्योंकि नाम ही है इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, इसका नाम साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये भी क्षेत्रीय हो गया। बिम्स्टेक भी क्षेत्रीय हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट संगठन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है चौथा नंबर, प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है बैंकॉक में। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, इनकी मुलाकात हुई बैंकॉक में। किस किस से हुई है वो हमें देखना है, क्योंकि बिम्स्टेक में भाग लेने के लिए गए थे तो वहीं पर कई और मीटिंग्स भी उन्होंने कर ली। मतलब एक तीर दो निशाने, ऐसा है मामला। तो जब बैंकॉक गए तो वहाँ कई लोगों से बातचीत इनकी हुई। तो वहाँ पर मुलाकात कहाँ हुई? गए थे मोदी जी बैंकॉक बिम्स्टेक की बैठक में। वहाँ इन्होंने 2 देशों के शासनाध्यक्षों से बात की। कौन कौन से? एक तो नेपाली प्रधानमंत्री से बात हुई इनकी, और दूसरा बांग्लादेश के जो भी मुखिया हैं उनसे बात हुई। ठीक है। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था KP शर्मा ओली। इनसे इनकी बात हुई, और जो बात होती है क्या बात होगी, बस वही औपचारिक रूप से वार्ता हुई। और बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार चल रही है वहाँ पर, कौन सी सरकार है? अंतरिम। अंतरिम सरकार को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कुछ समय के लिए, चुनी हुई सरकार नहीं है। उसके मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, इनसे बातचीत हुई। आपको पता होगा यहाँ पर भारत के कुछ इशू हैं, नेपाल के साथ तो लगभग इशू सॉर्ट आउट हैं, हमारे मित्र देश है। मोहम्मद यूनुस साहब ये चीन गए थे, तो इन्होंने चीन में बयान दिया था कि भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत है वो लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। कौन सा? लैंड लॉक्ड। इसका मतलब क्या होता है? चीन का समर्थन कर रहे थे कि भाई चीन चाहे तो अपना अधिकार धीरे धीरे कर ले, जैसा भी करना है। भारत ने इसका कड़ा विरोध दर्ज किया, और परिणाम स्वरूप क्या किया भारत ने?
क्योंकि बांग्लादेश का जो सामान है नेपाल तक जब जाता है तो भारत के रास्ते से जाता है, भारत की ज़मीन से गुजरता है जिसको बोलते हैं। तो भारत की ज़मीन से गुजरने के लिए भारत ने अपने पोर्ट पर आने की अनुमति दे रखी है इनको, क्योंकि जहाज़ बंदरगाह पर आएगा वहाँ सामान जाएगा ना। तो भारत ने कहा कि भाई पोर्ट अब हम नहीं देंगे, हमारे पास खुद काम बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो बांग्लादेश की पोर्ट से एक्सेस भारत ने बंद कर दी है। इसका परिणाम ये था, बाकी बातचीत कुछ खास नहीं है यहाँ पर। बांग्लादेश के साथ हमारे जो मुद्दे हैं आउटस्टैंडिंग, एक तो है वहाँ से जो बंगाली आ जाते हैं, दूसरा वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू समुदाय, तो उनको जो प्रताड़ना दी जा रही है उनके द्वारा, उसको लेकर उठाया गया मुद्दा, प्लस गंगा नदी और तीस्ता नदी के मुद्दे को उठाया कि इसका समझौता हो रखा है, तो बोला कि इसका रिव्यू कर लिया जाए, समीक्षा की बात हुई। तो ऐसा कुछ खास नहीं वहाँ पे हुआ, सिंपली आप नाम याद रखेंगे आपके लिए पर्याप्त है। ये इशू जो हुआ मोहम्मद यूनुस का जो बयान है वो याद रखेंगे, भारत के खिलाफ बयान था इनका। ठीक है, इसके बाद मोदी जी श्रीलंका की यात्रा पर गए। मोदी जी नहीं गए, भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है, नहीं तो आप लोग राजनीतिक हो जाएंगे। हमें राजनीति से तटस्थ रह के बात करनी है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा। तो वहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका यात्रा पर गए तो हमें श्रीलंका के बारे में पता हो। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है इस समय, जिनसे इनकी बातचीत होगी, क्योंकि हर देश का प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख से बातचीत करता है। तो मोदी जी अगर वहाँ गए हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति से ही बात करेंगे। उनका नाम क्या है, अभी चुने गए हैं, इनका नाम है अनुरा कुमार देशनायके। कुमार वहाँ यूज नहीं होता, तो कुमारा है, अनुरा कुमारा दिशा नायके। इनसे बातचीत हुई श्रीलंका में, और श्रीलंका चूँकि भारत के पड़ोस में ही है, आप लोग जानते ही हैं। ये हो गया आपका श्रीलंका, ये है। तो यहीं पर मोदी जी गए थे यात्रा पर। तो श्रीलंका के साथ भारत की जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है भारत। नेबरहुड फर्स्ट, कभी कभी पूछ लिया जाता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किसका संदर्भ में, तो बताइए भारत की विदेशी नीति का एक हिस्सा है। ठीक है, इसमें होता क्या है, पड़ोसी प्रथम, हम लोग भी तो वही करते हैं, पहले पड़ोसी की सहायता। तो पड़ोसी प्रथम, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इनके साथ हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हैं। इसी के तहत हमने देखिए अभी म्यांमार में ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, जब भूकंप आया तो हमने उसको आर्थिक सहायता, मानवीय सहायता भेजी और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया हमने। ठीक, दूसरी पॉलिसी है, यहाँ पर जिक्र किया गया महासागर। ये कौन सी नीति है, महासागर की जो नीति है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉरिशस की यात्रा पर गए थे तो वहाँ इन्होंने घोषित किया था। इसके बारे में दो चीज़ें हैं, तो जो श्रीलंका है वो भी हमारी महासागर नीति का हिस्सा है। पहली बात, ये सागर नीति का विस्तार है, भारत की सागर नीति का विस्तार है। सागर नीति क्या थी ये भी पता होना जरूरी है। बेसिकली फुल फॉर्म पता होगा तो हमारा काम चल जाता है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, GROWTH, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर
ऑल इन द रीजन, मतलब इस क्षेत्र में सभी का, ऑल इन द रीजन क्षेत्र के सभी लोगों का विकास और उसकी सुरक्षा। केंद्र में क्या है? सुरक्षा और विकास। सुरक्षा क्यों? क्योंकि सुरक्षा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखते हैं आसपास के क्षेत्रों में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, इंडियन ओशन में वो आता रहता है बार बार, उस वजह से सुरक्षा और विकास सबका होना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए ही तो सारे देश काम कर रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए, इसका विस्तार तो है, फिर महासागर क्या है? महासागर का फुल फॉर्म है एम फॉर म्यूचुअल, ए फॉर एंड, एच फॉर होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, संपूर्ण, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। फॉर किसके लिए? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, अभी भी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ है। GROWTH, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, ये है महासागर का फुल फॉर्म। ये अभी रिसेंट में घोषित हुआ है, इसलिए फुल फॉर्म इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो श्रीलंका महासागर नीति का भी हिस्सा है। भारत का ये मानना है कि भारत की इस पॉलिसी में श्रीलंका भी भागीदार है और भारत इस नीति का समर्थन करता है। जब ये यात्रा पर थे मोदी जी, तो वहाँ पर इनको एक अवार्ड भी दिया गया। मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, उसी में से एक और ये जुड़ गया श्रीलंका में। उस अवार्ड का नाम क्या है? श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार। क्या नाम है? श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार। ये पुरस्कार मोदी जी को दिया गया है। ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विदेशियों को दिया जाता है। किसको? विदेशियों को। ठीक, ये ख़त्म होती है मोदी जी की यात्रा यहीं पर। श्रीलंका के बारे में जो आउटस्टैंडिंग कुछ विषय हैं, जैसे मछुआरों को लेकर रहता है विवाद, वो है। आपको यहाँ पर एक संधि है, पाक जल संधि, जो मिस्टर पाक के नाम पर रखी गई थी, रॉबर्ट पाक, रॉबर्ट PALK, पाकिस्तान वाला नहीं है, इन्हीं के नाम पर पाक जल संधि रखी गई थी, जो भारत और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी आपकी वहीं पर है, तो कुछ बात याद रखेंगे। वहीं पर आपका रामेश्वरम द्वीप है, पंबन द्वीप पर स्थित। तो ये कुछ वहाँ की बातें हो गई। नेक्स्ट है, चिली राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे। चिली राष्ट्रपति की भारत यात्रा, देखिए इनके साथ क्या हुआ हमारी वार्ताएं। तो चिली के राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर थे, उनका नाम है गैब्रियल बोरिक फोंट। देखिए, पूरा नाम याद करने का प्रयास मत करिए जो लोग बाहर के रहते हैं। जैसे यहाँ पर फोंट पकड़ लीजिए, चिली का राष्ट्रपति फोंट, लास्ट वाला, उसी से आपका काम हो जाएगा टिक करने के लिए। चिली के राष्ट्रपति फोंट भारत की यात्रा पर आए थे। चिली भारत के लिए ज़रूरी क्यों है? चिली की जो लोकेशन है,
ये हमने साउथ अमेरिका बनाया है, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। और ये चिली, ये कंट्री है। ठीक। चिली महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उत्पादन होता है कॉपर का और लिथियम के भंडार इसी के पास है। और आजकल कॉपर और लिथियम की खूब ज़रूरत है। लिथियम की ज़रूरत पड़ती है बैटरी बनाने में, कॉपर का तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज है। मोटर आप बनाते हैं उसमें कॉपर का वायर लगता है, जो सबसे बड़ी मात्रा में लगता है, ठीक है। तो कॉपर और लिथियम दोनों का अग्रणी उत्पादक है चिली। कॉपर के बारे में तो वहाँ पर खान है जिसका नाम है चुक्की माटा, जहाँ से कॉपर का उत्पादन होता है। कभी कभी चुक्की माटा मिलेगा, कहीं कहीं चिक्की माटा मिलेगा, चिक्वी करके। तो बात एक ही है, आपको टिक कर लेना है, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन का इशू है और कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ खनिज तो खूब पाए जाते हैं, लेकिन चिली से सबसे अधिक जो आयात करता है खनिजों का, कौन करता है? चिली से सबसे अधिक खनिजों का आयात करता है चीन। ये चिंता का विषय है भारत के लिए। अब हमें क्या करना है? चिली के साथ समझौते करना है और कॉपर और लिथियम अपने यहाँ लाओ, अपने यहाँ उत्पादन करो। इसलिए हमारे लिए चिली क्या है? बहुत ही आवश्यक है। चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। इसके अलावा यहाँ पर जो बातें क्या हुई, चिली के साथ हमारी सेपा की वार्ता चल रही, CEPA, फुल फॉर्म इसका है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये FTA का ही एक प्रकार है, ठीक है। ये नथिंग बट यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बस आप इतना याद रखेंगे। इस पर वार्ता होने के लिए दोनों पक्ष एग्री हुए हैं। वार्ता के लिए भी, समझौता नहीं हुआ, बातचीत होगी। जैसे कि अभी हमने ब्रिटेन के साथ जो है फाइनल कर लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन लागू अभी नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर वार्ता होगी, तब सहमति बनेगी, तब जाके कुछ समझौता होगा। चिली के जो राष्ट्रपति महोदय आए थे, उन्होंने भारत के लिए कुछ घोषणाएं की। यहाँ पर क्या घोषणाएं की? मल्टीपल एंट्री परमिट, मल्टीपल एंट्री परमिट जारी करने की घोषणा की। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए, जो वहाँ पर काम करने जाते हैं उनके लिए। और उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में? भारत की जो दावेदारी है, कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका एक अंग है, इसके कितने अंग हैं? कुल 6 अंग हैं। 6 में से एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन किया। वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। प्लस जब विस्तार होगा, मतलब विस्तार का मतलब है इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। अभी कितनी है? अभी इनकी संख्या है 15। 15 कैसे? स्थायी सदस्य हैं 5 और अस्थायी सदस्य हैं 10। जो 5 स्थायी मेंबर हैं
ये हमेशा रहते हैं। और अस्थायी मेंबर का कार्यकाल होता है 2 साल का। ये हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। ये जो 5 स्थायी मेंबर हैं इनको P5 देश भी कहा जाता है और इनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? किसी भी चीज़ को ना कहने की पावर। किसी ने कहा कि भाई इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया जाए, अमेरिका का जवाब होगा ना। अमेरिका ने ना कहा तो पास नहीं होगा। किसी भी एक बंदे ने नहीं, किसी भी एक सदस्य ने सुरक्षा परिषद के जो स्थायी मेंबर उसने मना कर दिया तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 5 जो सदस्य हैं ये कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका अमेरिका है जो आपको दिखता है पावरफुल। दूसरा पावरफुल आपको रसिया दिखता है, रसिया मतलब रूस। तीसरा हमारा पड़ोसी दिखता है चाइना। 2 हैं यूरोप के, एक इसने हम पर शासन किया दैट इज यूके या ब्रिटेन जिसको हम लोग बोलते हैं। और 5वां मेंबर है फ्रांस। ये सभी वही हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे। ठीक है, ये 5 मेंबर हैं। तो चिली ने इस बात का समर्थन किया है कि इसका विस्तार किया जाए। हमारा फोकस यहाँ पर है, भारत को स्थायी सदस्य में शामिल किया जाए। पहले इसका विस्तार हो, 5 से संख्या बढ़ाइए, संख्या जब बढ़ जाएगी तो उसमें भारत को शामिल किया जाए ताकि भारत को भी क्या मिले? वीटो पावर। क्यों भारत ऐसी डिमांड कर रहा है? क्योंकि भारत का कद बढ़ रहा है। कद इन द सेंस अर्थव्यवस्था का साइज देखिए कितना है। हम चौथी अर्थव्यवस्था लगभग बन चुके हैं, चौथी 5वीं तो हैं ही, एटलीस्ट 4th हैं। प्लस 17.5% जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है, तो डेमोक्रेटिक तरीके से भी हमको वहाँ सदस्य होना चाहिए। इकोनॉमिक पावर तो हम हैं ही, और अस्थायी सदस्य का भी विस्तार होना चाहिए। तो इन बातों का समर्थन किया। ये बात हम यहाँ इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आज ही 2-3 देशों की और बात हम करेंगे जहाँ इस बात का समर्थन किया जाएगा। ठीक है, कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और उस सुरक्षा परिषद का जब विस्तार हो जाए तो उसमें भारत को शामिल किया जाए। इस बात का समर्थन और कई देशों ने भी किया हुआ है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। जब भी आए तुरंत ऐसा ही याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया विस्तार का मामला। इसके अलावा आतंकवाद पर भारत का समर्थन किया। आतंकवाद पर भारत का समर्थन कैसे? अभी आपने देखा कि भारत में आतंकी हमला हुआ जहां पर 26 यात्रियों को गोली मार दी गई उनके परिवार के सामने। ये बीभत्स घटना जो थी, आतंकवादी घटना थी। इसके विरोध में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसी बात को लेकर ये मुख्य केंद्र में है आतंकवाद। तो आतंकवाद पर भारत का समर्थन किया और कहा कि जो आतंकवादी हैं उनका नेटवर्क समाप्त करेंगे, प्रयास किया जाएगा। उनको जो पैसा मिलता है, जिसको बोलते हैं, पैसे को बोलते हैं वित्तीयन, फंडिंग। और तीसरा है इनके जो ठिकाने हैं, इन ठिकानों को ख़त्म किया जाए। तो यही चीज़ें होती हैं, इन्हीं को भारत ने ख़त्म करने का प्रयास किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ठीक, तो इस बात का समर्थन वहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने किया। और क्या कहा? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। कैसा? रूल बेस्ड। ये सब चीज़ें याद रखो। ऐसे ही कोई भी देश में जब हमारे देश में आएगा या हम कहीं जाएंगे तो हम इसी की बात करते हैं हमेशा। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम के हिसाब से काम किया जाए। कैसे? कोई ये ना कहे कि जैसे चीन साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा मानता है तो कानून को नहीं मान रहा है। तो रूल बेस्ड होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नियम आधारित व्यवस्था हो। कैसी हो? नियम आधारित। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो नियम बना रखे हैं उनका पालन किया जाए। इसका मतलब सिर्फ यही है। तो जब आपसे भी कोई पूछता है तो आप यही कहेंगे
जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग घर में, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, उसके प्रति लोग प्रतिबद्ध रहें। प्लस एक समझौता ज्ञापन हुआ है, जो समझौता क्या हुआ है, अंटार्कटिका में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। ठीक, इसके बाद एज यूजुअल ये गए, ताजमहल को देखने के लिए गए थे। ठीक, क्योंकि भारत में जब भी कोई विदेशी यात्री आता है तो उसके लिए एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग देते हैं या दिखाते हैं वो ताजमहल है, तो एक बड़ा मुद्दा रहता है। इसके बाद हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा पर गई थी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सॉरी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की यूरोप यात्रा। यूरोप मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2 देशों की यात्रा पर गई थी। ठीक है, तो मैं यहीं पर चर्चा करूंगा दोनों देशों की। पहले वो गई थी पुर्तगाल देश की यात्रा पर, पहले पहुंची, और फिर पुर्तगाल में जब इनकी यात्रा हो गई तो पुर्तगाल से गई स्लोवाकिया। दोनों यूरोप में हैं, तो एक ही बार में दोनों जगहों पर इन्होंने यात्रा कर ली। वहाँ पर कुछ बातें हुई, उन बातों को हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो क्या है, लिस्बन। तो लिस्बन पहुंची भारतीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, अपने राष्ट्रपति के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम था मार्सेलो रेबेलो। डी डूसा। तो इनका नाम याद रखेंगे मार्सेलो, इसी से आपका मार्सेलो रेबेलो करके याद रखेंगे, याद रहेगा। वहाँ जब गई तो इन्होंने एक मठ का दौरा किया, भारतीय राष्ट्रपति ने। उस मठ का नाम क्या था, उस मठ का नाम था जेरोनिमोस। हो सकता है पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन से मठ की यात्रा पर थी। जेरोनिमोस मठ को भी विजिट किया, वहाँ पर गई। ये जो मठ है काफ़ी पुराना है, 16वीं सदी का बना हुआ है। 16वीं सदी की ज़रूरत नहीं है, पुराना है, इसलिए वहाँ पर देखने गई थी। तो आपको याद रखना है कि मठ वहाँ पर पुर्तगाल में है। ठीक, और क्या बात हुई, एफटीए को लेकर बातचीत हुई कि एफटीए उम्मीद जताई कि एफटीए हम लोग करेंगे। याद करने की ज़रूरत कुछ खास नहीं है इसकी, क्योंकि ऐसा कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, सुरक्षा परिषद का जो विस्तार हमने अभी पढ़ा, उसका समर्थन किया पुर्तगाल ने। सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन किया, प्लस भारत की जो सदस्यता है उसमें उसका समर्थन किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद का जब विस्तार होगा तभी तो भारत सदस्य बनेगा। भारत की सदस्यता का समर्थन, और इस समय बहुत आवश्यक है भारत को मेंबरशिप मिलना, बहुत ही आवश्यक है। और यहीं पर इनको सम्मान दिया गया, कौन सा, सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड। सिटी की, KEY की, चाबी वाला की, ऑफ ऑनर, बाई जो लिस्बन के मेयर थे उन्होंने दिया।
ठीक है। लास्ट में इन्होंने कोई भी जब भारतीय प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति किसी विदेशी देश की यात्रा पर जाते हैं, इंडिविजुअली किसी संगठन में नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर भारतीय समुदाय को वो संबोधित भी करते हैं, क्योंकि भारत के लोग विश्व में फैले हुए हैं। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि हर देश में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, अतः वहाँ से भारत के संबंध बने रहें, ये बहुत आवश्यक है। तो भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया था, याद नहीं करना है बट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्लोवाकिया की यात्रा पर गई जब पुर्तगाल की यात्रा खत्म हुई, और स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। ये वहाँ की राजधानी है। वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। यहाँ जरूरी है किस बात से स्वागत किया गया? नमक के साथ रोटी भेजकर। ये वहाँ की परंपरा है। नमक के साथ रोटी भेजकर भारतीय राष्ट्रपति का पारंपरिक तरीके से वहाँ स्वागत किया गया। और क्या हुआ? स्लोवाकिया ने हमारे जो छात्र फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनको निकालने में सहयोग किया, तो उसका धन्यवाद दिया गया। वहाँ के जो राष्ट्रपति महोदय हैं पीटर पेलेग्रिनी, नाम नहीं पूछा जाता जनरली, याद रखेंगे तो बेहतर है। प्लस सुरक्षा परिषद का विस्तार, वही जो हमने पढ़ा अभी, सुरक्षा परिषद का विस्तार का समर्थन किया और भारत की सदस्यता का समर्थन किया। ये पूछा नहीं जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि भारत का समर्थन कौन कौन कर रहा है सुरक्षा परिषद को लेकर के। और इनमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार का मतलब क्या होता है और विस्तार में सदस्यता का मतलब क्या होता है, और भारत क्यों सदस्यता की मांग कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें हमें पता होना चाहिए बस। वहाँ पर इन्हें जो भारतीय राष्ट्रपति थी उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है पीटी में जनरली, तो हो सकता है आपको याद रखें। डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई बाई कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी के द्वारा। कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी। द फिलासफर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये उपाधि दी गई। तो ये यहाँ पर हो गया राष्ट्रपति की जो यूरोप की यात्रा थी, 2 देशों की, एक तो पुर्तगाल और दूसरा स्लोवाकिया, उसको हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर, दुबई के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर थे। दुबई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा। इस दौरान क्या बातें हुई? नाम अगर आपको याद रखना है इनका, तो नाम काफ़ी लंबा है। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत खास है नहीं। मखतूम याद रखेंगे, कॉमन नेम यही है, शेख मखतूम, ठीक है, पूरा ज़रूरत नहीं है। तो ये दुबई के प्रिंस थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। दुबई कहाँ है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त अरब अमीरात का एक राज्य है।
अमीरात का मतलब होता है स्टेट, तो वहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में 7 राज्य हैं। 7 राज्य में एक दुबई भी है। दूसरा राज्य है अबू धाबी। एक और हम लोग सुनते हैं शारजाह, क्रिकेट स्टेडियम जो है वो शारजाह स्टेट में है। नेक्स्ट है अजमान। ये कभी कभी न्यूज़ में आता रहता है, कभी लोकेशन कहाँ है, शारजाह कहाँ है, अजमान कहाँ है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो अबू धाबी ये कैपिटल है, राजधानी है कहाँ की, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अब इसके बारे में और क्या बातें हुई। दुबई क्यों ज़रूरी है। दुबई में 42-43 लाख भारतीय रहते हैं, तो जहाँ इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर भारत का जो वो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। भारत को सहयोग वहाँ पर करना, वहाँ से संबंध अच्छे बनाए रखना हर देश के लिए ज़रूरी होता है, उस तरह से भारत के लिए भी वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या निर्णय लिए गए, कुछ बातें हुई, जो घोषणाएं हुई वो क्या हुई। 2 बातें यहाँ पर सबसे ज़रूरी हैं जो दुबई से जुड़ी हुई हैं। क्या, दुबई में IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एक कैंपस खोलेगा वहाँ पर। IIM अहमदाबाद का एक कैंपस खुलेगा। कहाँ खुलेगा, दुबई में, याद रखेंगे। एक और है, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका भी एक कैंपस दुबई में खोला जाएगा। तो ये दोनों याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। दूसरी बात क्या हुई, वहाँ पर एक शिप रिपेयर की स्थापना की जाएगी भारत में। शिप मतलब जहाज, शिप रिपेयर के क्लस्टर की स्थापना, समूह, शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना भारत में। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर, 2 जगहों पर, एक केरल में, दूसरा गुजरात में। गुजरात, ठीक। केरल में कहाँ पर, कोची में, और गुजरात में है वडिनार में, VADINAR, वहाँ पर। तो ये हमारी दुबई के जो क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर आए थे वो बातें जो उस दौरान चर्चा में हुई। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा। भारत के PM की सऊदी अरब यात्रा। ये बहुत ही खास यात्रा रही कई मामलों में। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, उसी वक्त भारत में आतंकी हमला हो गया। कहाँ, बाईसरन घाटी में। ये कहाँ है, पहलगाम में। अब पहलगाम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, बाईसरन घाटी को। यहाँ पर 26 लोगों की खुलेआम, जो यात्री थे वहाँ पर, उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री
तुरंत सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जब भारत में आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर थे, तो बता देना सऊदी अरब में थे, वहां से तुरंत वापस आ गए। सऊदी अरब गल्फ कंट्री, वहाँ से वापस आए तो ठीक है, वहाँ पर जो कुछ बातें उनके बारे में हैं, 2016 में इनको, मोदी जी को वहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। ठीक। और 2019 में रणनीतिक साझेदारी परिषद बनाने का समझौता हुआ था। 19 में रणनीतिक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल, रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन के लिए समझौता हुआ था। तो बाद में इसका गठन हुआ भी, समझौता हुआ था। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और जो हुई, भारतीय प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब की यात्रा पर गए, तो सऊदी अरब के एयर स्पेस में जो, जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री का विमान पहुंचा, वैसे ही सऊदी अरब के 2 विमान इनको स्कॉर्ट करने के लिए आ गए एयर में। ठीक है। मोदी जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ काम तो हुए, वो ये हमने पढ़ा, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल, इसकी सह अध्यक्षता की। 2 ही देशों के बीच ये परिषद है, तो सह अध्यक्षता भारत ने की उनके साथ में, सऊदी अरब की। ठीक। सऊदी अरब के बारे में कुछ बातें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे भारत का 5वां बड़ा पार्टनर है। 5वां बड़ा पार्टनर मतलब व्यापारिक पार्टनर है। कौन? सऊदी अरब। दूसरी बात, सऊदी अरब का सऊदी अरब का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार, दूसरा बड़ा। ये बातें आपको हो सकता है कंफ्यूज कर गई होगी ना, बताते हैं। ये हो गया भारत। भारत व्यापार करता है बहुत से देशों से, सामान यहाँ बेचता है, कहीं वापस आता है देश में। तो इस तरह से जिसके साथ व्यापार हो रहा है, मान लीजिए सबसे ज़्यादा व्यापार हमने चीन से किया, 500 अरब का, 500 तो हो भी नहीं रहा, 100 अरब का। ठीक है। अमेरिका से किया, तो इस तरह से नंबर लगेगा, तो ऐसे नंबर लगते लगते सऊदी अरब का नंबर आएगा 5वां। ये समझ गए? अब मान लीजिए सऊदी अरब का लोकेशन पहले मैं बनाता हूँ। ये है सऊदी अरब यहाँ पर। ठीक है। सऊदी अरब व्यापार कर रहा है, तो पहले नंबर मान लो कोई और देश है, पहले नंबर पर एक्स देश है और दूसरे नंबर पर भारत है, ऐसा है। ठीक। यहाँ पर वार्ता जो हुई, कुछ बातचीत IMEC पर वार्ता हुई, इसकी प्रगति की समीक्षा की गई। ये बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए इसको पता रखना है हमें। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, I फॉर इंडिया, M फॉर मिडिल ईस्ट, E फॉर यूरोप, आगे कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर।
तो इस पर वार्ता हुई, क्योंकि ये रास्ता गुजरेगा, भारत से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यूरोप जाएंगे, यही रास्ता तो होगा क्या, इसके माध्यम से हम व्यापार करेंगे। ठीक, तो ये जहाँ पर भी यात्रा पर जाएंगे ये चर्चा में रहेगा ही रहेगा, IMEC। तो इसके बारे में हमें पढ़ते रहना है। ठीक है, तो 9 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 10वें टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और उसका नाम क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है इसमें, J.D. वांस की भारत यात्रा। J.D. वांस भारत की यात्रा पर आए थे। J.D. वांस कौन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। दूसरी बात इनके बारे में क्या है, इनकी वाइफ भारतीय हैं, तो इनका भी भारत से जुड़ा हो गया, जिनका नाम शायद उषा है। ठीक है, हमें इससे लेना देना नहीं है, उनकी वाइफ भारतीय है, ये हमारे लिए पर्याप्त है। भारत की यात्रा पर आए थे तो कुछ बातें खास हुई नहीं। जब ये यात्रा पर थे तब दुर्घटना भारत में जरूर घट गई, पहलगाम में हमला हुआ था, जिसकी इन्होंने निंदा की। क्योंकि भारत में आए थे तो एक दो जगह पर याद गए भी घूमने घामने, तो एक गए थे अक्षरधाम मंदिर। तो कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, तो आप बता दीजिए दिल्ली में है, J.D. वांस साहब गए थे वहाँ पर देखने के लिए, तो सिंपली आपको याद रहेगा। आमेर का किला भी देखने गए थे, तो आपको पता होना चाहिए आमेर का किला कहाँ है, क्योंकि ये तो हमारे देश में ही है, हमें तो पता होना चाहिए जब विदेशी लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पॉलिसी है मागा, उसको लेकर मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। मागा है क्या, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब ये अमेरिका को फिर से महान बनाया जाए। मोदी जी जब गए थे अमेरिका तो उन्होंने कहा था मीगा, भारत की पॉलिसी मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो यही बातें हुई, कुछ वहाँ इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कस हुआ नहीं। लास्ट टॉपिक है विश्व सैन्य खर्च का जो रिपोर्ट आई है, विश्व सैन्य खर्च पर रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट आई है, पहले तो ये बताते हैं ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, पब्लिश कौन करता है या इशू कौन करता है। तो जारी या इशू करता है सिप्री, SIPRI। यह एक NGO है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो रहता है स्टॉकहोम में। कहाँ बेस है, स्थित है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ का है, स्वीडन की राजधानी है ये, और स्वीडन एक यूरोप का देश है। ठीक, सिप्री क्या है, सिप्री का नाम स्टार्ट होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह एक संगठन है जो पीस पर रिसर्च करता है। इसी ने रिपोर्ट पब्लिश की है विश्व सैन्य खर्च की। रिपोर्ट का नाम क्या है, टाइटल क्या है, थीम क्या है, कुछ भी पूछा जाता है आप बता दीजिए क्या है। उस रिपोर्ट की जो थीम है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। मतलब विश्व में सैन्य खर्च की टेंडेंसी क्या है, ट्रेंड क्या है, इसके बारे में रिपोर्ट है। तो इसमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैं तो वो हम निष्कर्ष लिखते हैं
पहले जो भारत के बारे में, निष्कर्ष टू बी क्लियर, हम भारत के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो भारत के बारे में कहा गया है 2024 के बारे में कि सेना पर भारत ने जो खर्च किया है 86 अरब डॉलर। यह पाकिस्तान के खर्च से 9 गुना ज़्यादा है। 9 गुना है, ज़्यादा क्यों लिखा, 9 गुना है। पाकिस्तान का जितना पाकिस्तान खर्च करता है उसका 9 गुना है। अब पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है, 10 अरब डॉलर। इतना तो याद रख सकते हैं, 10 अरब ज़्यादा नहीं है, तो उसका लगभग 9 गुना भारत खर्च करता है। ग्रोथ कितनी की है भारत ने, 1.6% पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2023 की तुलना में 1.6% की ग्रोथ हुई है। ज़रूरी नहीं है, ग्रोथ तो हुई है कम से कम। जीडीपी का 2.3% खर्च करता है भारत सेना पर, और भारत जितना खर्च कर रहा है विश्व खर्च का कितना है, मतलब विश्व में जो इतना खर्च हो रहा है सेना पर उसका 3.2% है। देखिए डिजिट उलट गए हैं यहाँ पर, याद करना आपको आसान रहेगा। तो विश्व सैन्य खर्च का 3.2% भारत करता है। अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी के 2.3% खर्च करता है भारत मिलिट्री पर। और इस प्रकार से सैन्य खर्च के मामले में जो भारत का नंबर है कौन सा है, भारत का नंबर है 5वां सैन्य खर्च में। तो अब हम यहाँ इसका निष्कर्ष ये हो गया। अब इसका निष्कर्ष नंबर 2 क्या है, सबसे अधिक सैन्य खर्च वाले देश कौन से हैं। सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश, 5 देश की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है कौन करता है, अमेरिका। दूसरा चीन करेगा, ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं तो इनका खर्चा तो वैसे भी ज़्यादा होगा। तीसरा रूस, चौथा है जर्मनी, 5वां भारत। भारत का तो आपने देखा 86 बिलियन खर्च करता है, अमेरिका खर्च करता है लगभग 997 अरब डॉलर। चीन 314 अरब डॉलर, बाकी सबका बहुत कम है। रूस 150 के आसपास है, जर्मनी 88 के पास है। ये इनके खर्च हैं, इन देशों के नाम याद रखेंगे, इतनी ही हमें आवश्यकता है। जीडीपी के परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो अमेरिका जो है अपने देश की जो जीडीपी है उसका 3.4% खर्च करता है, खर्च रहा है 2024 का। लेकिन रूस का खर्च ज़्यादा है। रूस ने अपनी जीडीपी का 38% खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि रूस का चल रहा है युद्ध यूक्रेन से, तो खर्च तो बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता है, उससे स्थितियाँ और ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रूस के बारे में हो गया, जो अपने देश की जीडीपी का 38% खर्च कर रहा है। 38% नहीं खर्च कर रहा, सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। ये उसमें जो ग्रोथ हुई है जीडीपी में, वो सॉरी, इसके खर्च में जो वृद्धि हुई है रूस की वो 38% है। खर्च में वृद्धि 38% की है रूस ने। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं आपको याद करने की। तो इसके बाद भारत का हमने चर्चा ही कर लिया था, जीडीपी का 2.3% है जीडीपी का। अमेरिका का 3.4% हो गया। अगर इनकी विश्व सैन्य खर्च के परसेंटेज निकालें, मतलब विश्व खर्च का कितना परसेंट कर रहे हैं, तो अमेरिका विश्व में होने वाले सेना के खर्च का 37% खर्च करता है, और चाइना
12% खर्च कर रहा है विश्व सैन्य खर्च का। भारत का हमने देखा ही कितना है विश्व सैन्य खर्च का, 3.2%। अगर इन पांचों देशों को मिला दें तो 60% खर्च यहीं पर हो जाता है विश्व का कुल खर्च का। कुछ डेटा यहाँ आपके लिए ज़रूरी जो हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो ये सारे देशों के नाम याद रखेंगे क्रम से, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट पूछा नहीं जाता ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। हाँ, विश्व खर्च अगर याद रखना है तो ये याद रख सकते हैं यहाँ पे कि जो अमेरिका है 37% खर्च करता है, चीन 12% और भारत का 3.2% है, और टॉप 5 कंट्री 60% खर्च करते हैं। इतना याद रखेंगे, आपका काम इससे हो जाएगा। इसी के साथ हम इसको जो है ख़त्म करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर देखेंगे। थैंक यू।